सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्सों। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। अध्याय 16 जैविक एवं अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन धरातल का समस्त जीव जगत जैविक संसाधन कहलाता है। उदाहरण के रूप में मानव, पशु, वन, मत्स्य आदि। अजैविक संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज, चट्टान, धातु आदि। पशु संसाधन प्राचीन काल से पशुपालन भारतीय कृषि की एक प्रमुख सहायक क्रिया रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद जीडीपी में पशुपालन का 30% योगदान है, जिसका मूल्य लगभग 4.5 खरब रुपए है, जिसमें दुग्ध का योगदान सर्वाधिक है। कुल पशुधन में गोवंशीय पशुओं का प्रतिशत 37.28, भैंसों का 21.23, बकरियों का 26.40, भेड़ों का 12.71 है। पशुपालन संख्या की दृष्टि से भारत ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का 20% पशुधन पाया जाता है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 13% गायें एवं 56% भैंसें हैं। देखिए, देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% है, भैंसों में 43% गायों से प्राप्त होता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन यानी विश्व उत्पादन का 18% करके विश्व में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार देश में कुल पशुधन की संख्या है वो 51.21 करोड़। विश्व में भैंस के संबंध में भारत का पहला स्थान है। देखो, बकरी में भारत का द्वितीय, मवेशी जनसंख्या में द्वितीय तथा भेड़ जनसंख्या में द्वितीय स्थान है। छोटे भूमिहीन तथा सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित हैं, छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरियां एवं मुर्गी पालन रोजी रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का प्रमुख आधार है। इन्हें पालकर वे अपने आजीविका कमाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में पशु संसाधन का क्या महत्व है। देखिए, पहला है कृषि कार्यों में महत्व। दूसरा, पशुओं से दूध प्राप्त होता है जो डेयरी उद्योग का आधार है। तीसरा, पशुओं से मांस, चमड़ा व गोबर से खाद प्राप्त होती है। चौथा, परिवहन के साधन के रूप में उपयोगी। पांचवा, पशुओं के सींगों से कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। और भारत में पशुपालन क्षेत्र यदि हम देखें तो भारत को 4 प्रमुख पशुपालन क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर पश्चिमी जलवायु या मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। चौथा है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। इस प्रकार इनको 4 भागों में बांटा गया है। चलो पढ़ते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्य सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख पालतू पशुओं में भेड़, बकरियां जिनसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। गुज्जर व बकरवाल प्रमुख चरवाहे जातियां हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात प्रमुख है। इस क्षेत्र में अधिक तापमान व कम वर्षा के कारण कृषि के स्थान पर पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। इस क्षेत्र के प्रमुख पालतू पशुओं में ऊंट, भेड़, बकरियां, गाय,
घोड़े तथा गधे पाले जाते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों को देखें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है और इस क्षेत्र के प्रमुख पालतू पशुओं में भैंस प्रमुख है, जिनसे दूध प्राप्त करने के साथ ही कृषि कार्य भी किए जाते हैं। चावल की पुआल यानी टंडल और चरी का प्रयोग चारे के रूप में ये लोग करते हैं। और उसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो आपका मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सम्मिलित है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल जवार, बाजरा, ये भारत का प्रमुख भेड़ पालन क्षेत्र है। साथ ही उन्नत नस्ल की गायें व भैंसें भी यहाँ पर पाली जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि भारत के प्रमुख पालतू पशु, तो 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार भारत में 51.21 करोड़ पालतू पशु है, जो विश्व के कुल पशुधन का 20% है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख पालतू पशु निम्न है। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले गाय बैल। भारत का विश्व में गाय बैल पालन में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। भारतीय नस्ल की गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ है। वहीं भारतीय नस्ल के बैल अधिक भारवाहक होते हैं और भारत में गाय बैलों की संख्या लगभग 9 करोड़ है, जो विश्व की कुल संख्या का 13% है। उसके बाद में बात करें भैंस की, तो भैंस पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लगभग 11 करोड़ भैंस पाली जाती है, जो विश्व की 56% है। भारत में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख भैंस पालक राज्य हैं। मुर्रा, जाफराबादी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, जो अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में बात आती है बकरियों की, तो बकरियां भारत के 13.5 करोड़ यानी विश्व की लगभग 15% बकरियां हैं की संख्या के साथ विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात प्रमुख बकरी पालक राज्य हैं। बकरी पालन मांस के उद्देश्य से अधिक किया जाता है। उसके बाद में बात करें भेड़ की, तो भेड़ मरुस्थलीय व पहाड़ी क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। भेड़ पालन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। राजस्थान का सबसे प्रमुख भेड़ पालक राज्य है। राजस्थान है वो भारत का सबसे प्रमुख भेड़ पालक राज्य है, जहां भारत की 60% से अधिक भेड़ें पाली जाती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु अन्य प्रमुख भेड़ पालक राज्य हैं। इन राज्यों में भी भेड़ों का पालन किया जाता है। उसके बाद में बात आती है ऊंट की, तो ऊंट रेगिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पशु है। ऊंट के गद्दीदार पैर, मोटी चमड़ी होती है। गर्मी को सहन करने की, कुबड़ में भोजन व पानी की मात्रा को संग्रहित कर रखने की क्षमता ऊंट के अंदर होती है। ये ऊंट की विशेषताओं के कारण ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। रेगिस्तान में ऊंट परिवहन का प्रमुख साधन भी है। भारत के 50% से अधिक लोग अकेले राजस्थान में हैं। 50% से अधिक ऊंट है वो अकेले राजस्थान में। गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी ऊंट पाले जाते हैं। रायका यानी रेबारी जाति गुजरात की प्रमुख ऊंट पालक जाति मानी जाती है। भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के कारण क्या है? देखिए, पहला कारण है पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। दूसरा कारण है अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव होता है। तीसरा कारण है पशुओं का विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होना। चौथा कारण है पशु पालकों की अज्ञानता व लापरवाही होना। उसके बाद में अगला बिंदु आता है भारत में पशु संसाधन विकास के उपाय क्या हो सकते हैं, किस प्रकार इनको विकसित किया जा सकता है। तो पहला बिंदु है पशुओं के पौष्टिक व पूर्ण आहार के लिए उत्तम चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा आता है पशुओं की नस्ल सुधार हेतु गांव में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने चाहिए। उसके बाद में आता है ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलकर आवश्यक दवाओं की
उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उसके बाद में आता है वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के तरीकों का गांव में प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो वन संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों में वन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जो पारिस्थितिकी व पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी भी आवश्यक है। उनका उपयोग आवश्यक है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश की कुल भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन 2015 में भारत के केवल और केवल 21.34% यानी 7,01,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। वनों के अंतर्गत बड़े बड़े पेड़ पौधों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्राकृतिक वनस्पति में पेड़ पौधों सहित झाड़ियों व घास क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत की कुल प्राकृतिक वनस्पति भारत के कुल क्षेत्र का 24% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से यदि हम देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम में 90% रखता है। इस प्रकार इनका विभाजन वन संसाधनों का किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि भारत में घटते वन क्षेत्रों के लिए क्या कारक हो, निम्न कारक है, देखिए ध्यान से, क्या कारक ऐसे कौन से उत्तरदायी कारक है जिनसे वनों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो देखते हैं, पहला कारण है कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरा प्रमुख कारण है तीव्र औद्योगिकीकरण व शहरीकरण। तीसरा प्रमुख कारण है घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई करना। उसके बाद में बात करें अनियंत्रित चराई, और पांचवें है स्थानांतरित कृषि, जो पूर्वोत्तर राज्य व जनजातीय क्षेत्रों में की जाती है। उसके बाद में बात करें तो बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनका विकास होना भी वनों का घटना एक प्रमुख कारण है। उसके बाद में बात करें प्राकृतिक आपदाएं जैसे दावाग्नि यानी जंगलों में आग लग जाना। उसके बाद में यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो भारत में वनों का वितरण किस रूप में वनों का फैलाव है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर है, किस रूप में। दूसरा आता है मानसूनी या पतझड़ी वन। तीसरा आपका उष्ण कटिबंधीय वन। चौथा आपका मरुस्थलीय वन, और पांचवा पर्वतीय वन, और छठा आपका ज्वारीय या दलदली वन। अब सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसकी बात करते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक तथा तापमान है वो 28 डिग्री से अधिक रहता है। भारत में इस प्रकार के वनों के 3 प्रमुख क्षेत्र है। ध्यान से देखना, कौन कौन से 3 क्षेत्र। पहला है भारत के पूर्वोत्तर राज्य। दूसरा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान। तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये 3 क्षेत्र हैं, इनको अलग अलग नामों से अच्छी तरीके से पुनः रिवीजन करना। इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए, वनों की लंबाई अधिक 40 से 60 मीटर तथा शीघ्र बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद में बात करें कि इनकी लकड़ी कठोर और काले रंग की होती है। वृक्षों के बीच में झाड़ियों और छोटे पौधों की अधिकता होती है। एक ही स्थान पर कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं और मुख्य वृक्ष महोगनी, नारियल, ताड़, रबड़, सिनकोना, बांस और साल आदि पाए जाते हैं। मानसूनी या पतझड़ वनों की यदि हम बात करें तो देखते हैं कौन से क्षेत्रों में क्या है उसकी विशेषताएं हैं। देखिए, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तथा तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ये वन वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस कारण इन्हें पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं। मानसूनी वनों के भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। हिमालय के निचले ढलान वाले क्षेत्र, मध्य भारत पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं देखें तो वर्ष में एक बार इनकी पत्तियां गिर जाती है। लकड़ी इनकी है वो मुलायम होती है
वो इन वनों के बीच में घास उगाती है। इन वनों का अधिकतम विदोहन हुआ है। मुख्य वृक्ष इनके देखें तो सागवान, साल, शीशम, चंदन, रोजवुड, पलाश, आंवला, जामुन, पीपल, बरगद आदि इनके मुख्य वृक्ष हैं। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वनों की। तो उष्ण कटिबंधीय वनों में ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तथा औसत तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। देखिए, भारत में इन वनों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक पहला उत्तर पश्चिमी भारत तथा दूसरा दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भूभाग। इनकी बात करें, उसके बाद में विशेषताएं इनकी यदि देखें तो इन वनों में जड़ें हैं वो लंबी, पत्तियां मोटी व तना खुरदरा होता है। वर्षा की कमी के कारण ऊंचाई भी कम होती है। और इसके मुख्य वृक्षों को देखें तो बबूल, खेजड़ा, आम, जामुन, नीम, महुआ, रिठा व किक्कर आदि इनके प्रमुख वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों को यहाँ पर उपजाया जाता है। उसके बाद में आता है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वनों की बात करें तो वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम तथा तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ये वन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि बात करें इसकी विशेषताओं की तो इन दोनों में वृक्षों की जड़ें हैं वो लंबी और मोटी होती है। पत्ते छोटे, मोटे और कांटेदार तथा तना खुरदरा होता है। वृक्षों की तुलना में झाड़ियों की संख्या अधिक होती है। वृक्ष दूर दूर तक तथा संख्या में कम होते हैं। उसके बाद में बात करें इनके मुख्य वृक्षों की तो इनके मुख्य वृक्षों में नागफनी, केर, खेजड़ा, खजूर, बबूल, नीम, पीपल आदि को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आते हैं पर्वतीय वन। ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। उसके बाद में बात करें इन पर्वतीय वनों की विशेषताएं तो इन वनों में वृक्षों की पत्तियां घनी और सदाबहार व तना मोटा तथा जिस पर लताएं लिपटी रहती है और नीचे सघन झाड़ियां पाई जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी मुलायम होने के कारण कागज की लुगदी, पैकिंग, प्लाईवुड आदि बनाने के काम आती है। उसके बाद में इसके मुख्य वृक्षों को देखें तो चीड़, सनोवर, देवदार, चेस्टनट आदि इसके प्रमुख वृक्षों के अंतर्गत आते हैं। इन वृक्षों का वहां पर रोपण किया जाता है। उसके बाद में आता है ज्वारीय, मैंग्रोव या दलदली वन। इन वनों की यदि हम बात करें तो ये वन मुख्य रूप से नदियों के मुहाने पर कीचड़ व दलदली भागों में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों की बात करें तो सुंदरी यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में बांस, ताड़, नारियल, रोजीफोरा आदि वनों से प्राप्त होने वाले मुख्य उपजे कौन कौन सी है? पहले है लकड़ियां, शहद, गोंद, प्राकृतिक रेशम, औषधियां, रबड़, गोंद, कथा, लाख तथा तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। उसके बाद में बात करें कि वनों से लाभ क्या है तो भारत की राष्ट्रीय आय का 2% वन संसाधनों से प्राप्त होता है। वन आधारित उद्योगों के लिए वन कच्चा माल प्रदान करते हैं जो लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। वन आदिवासियों के निवास स्थल तथा उनकी आजीविका के मुख्य साधन है। वनों से इमारती लकड़ी, साल, सागवान, शीशम, देवदार, बबूल, रोइडा की प्राप्ति होती है जिनका उपयोग फर्नीचर, कृषि उपकरण, रेल के डिब्बे आदि बनाने में किया जाता है। वन वन्य जीवन के भोजन प्रदाता व आश्रय दाता होते हैं। वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां आदि प्राप्त होती हो। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका अगला बिंदु आता है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वनों का संरक्षण क्या है? देखो, देश की बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण और इनके कारण वन क्षेत्र है वो निरंतर कम होते जा रहे हैं, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। अशोक का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। वनों के महत्व को अग्नि पुराण में इस कथन से समझाया गया है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। बिहार के भागलपुर जिले में दरहरा गांव बेटी और पेड़ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली नामक स्थान पर अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।
उसके बाद में यदि हम बात करें मत्स्य संसाधन की, तो मत्स्य संसाधन में भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। भारत में 1800 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। उसके बाद में बात करें, भारत विश्व में मछली उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्र के केवल 25% भाग पर ही मछलियां पकड़ी जाती है। यहाँ कुल मत्स्य उत्पादन का 60% महासागरों से तथा 40% आंतरिक जलाशय से प्राप्त होता है। महासागरों से प्राप्त होने वाली कुल मछलियों का 70% पश्चिमी समुद्री तट तथा 30% पूर्वी समुद्री तट से प्राप्त होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका अगला बिंदु आता है, भारत में मत्स्य उद्योग का क्या महत्व है। महत्व की बात करें तो पहला यही है कि मत्स्य क्षेत्र देश में 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बात है कि मत्स्य पालन खाद्य आपूर्ति करने में सहायक होता है। तीसरा, मत्स्य पालन विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद में बात आती है, मत्स्य व्यवसाय अन्य सहायक रोजगार जैसे नाव व जाल बनाना का सर्जन करता है। उसके बाद में बात करें, मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं कैसी होनी चाहिए। छिछले समुद्र जिसमें 100 फेदम यानी 600 फीट या 600 या 180 मीटर गहरे छिछले समुद्र तट मछलियों के अनुकूल होते हैं। इस गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए मछलियों की वृद्धि का विकास के लिए यह उपयुक्त दशाएं होती है। उसके बाद हम बात करें तो आपका अगला बिंदु आता है कि नदियों के मुहाने पर यानी प्लेकटन तथा काई मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ है। अतः नदियों के मुहाने पर यह खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होते हैं। उसके बाद में यदि बात करें, ठंडी व गर्म जलधाराओं का मिलन स्थल, इस क्षेत्र में प्लेक टन की अधिकता के कारण मछलियों के विकास के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में बात आती है मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। उसके बाद में यदि हम बात करें कि समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, ये क्षेत्र समुद्र तटीय रेखा से 2 किलोमीटर दूर तक खुले समुद्रों की सीमा तक सीमित होते हैं। उसके बाद में नदी मुख मत्स्य क्षेत्र यदि बात करें तो उसके बाद में मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, और अगले बिंदु में आते हैं तो देखिए मोती मत्स्य क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में ऑयस्टर मछलियां पाई जाती है जिनसे बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। जापानी विशेषज्ञों की सहायता से सौराष्ट्र गुजरात तट पर ऑयस्टर कल्चर का विकास कर व्यावसायिक मोती फार्मिंग का विस्तार करने की योजना है। उसके बाद में बात करते हैं शंख मत्स्य क्षेत्र। समुद्री तटों के दलदली तथा बलुई क्षेत्र में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न शंख मछलियां मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में मत्स्य पालन के विकास के प्रयास किस रूप में हुए। पहला देखिए, विशेष मत्स्य पोताश्रय बनाए गए हैं। उसके बाद में आधुनिक बड़ी नौकरी का प्रयोग। तीसरा, शीत भंडार तथा परिष्करण व सुखाने की इकाइयां स्थापित की गई है। उसके बाद में बात करें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोच्चि, विशाखापट्टनम और वेरावल गुजरात में मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं जिनके माध्यम से इनकी सुरक्षा की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि मछलियों के नए उत्पादों की खोज के लिए मुंबई, बैरकपुर यानी कोलकाता, मंडपम और तमिलनाडु में अनुसंधानशाला स्थापित की गई है। अगली बात करें तो मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। आगे चले तो भारत में मछली पकड़ने के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है मंगलूर कर्नाटक में।
उसके बाद में आपका आता है कोच्चि केरल में, उसके बाद में चेन्नई तमिलनाडु में, उसके बाद में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में आपका आता है कोलकाता पश्चिम बंगाल, उसके बाद में मत्स्य उत्पादन में व्यापार, तो भारत मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और सर्वाधिक सामुद्रिक मछली कर्म से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में पकड़ी जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आगे देखते हैं कि जल संसाधन की यदि हम बात करें तो जल ही जीवन का आधार है। अगर जल नहीं है तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है, जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का कुल 97% हिमनदों और ध्रुवीय बर्फों की चोटियों में 2.4% और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। भारत में विश्व की 17% से अधिक आबादी, जबकि विश्व का केवल 4% नवीकरणीय जल संसाधन और विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% भू क्षेत्र है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। भारत में जल के उपयोग की मात्रा बहुत सीमित है। इसके अलावा देश के किसी न किसी हिस्से में प्राय बाढ़ व सूखे की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा है, जिसमें अत्यधिक स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती है। वर्षा मुख्य रूप से मानसून पर केंद्रित होती है। भारत में वर्षा का लगभग 80% मानसून काल के 4 महीनों में जून से लेकर के सितंबर तक में प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ही वर्षा होती है। उसके बाद में अगले बिंदु पर चलते हैं तो देखते हैं कि भारत में जल प्राप्ति के 2 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? एक आपका आता है धरातलीय जल और दूसरा आपका आता है भूमिगत जल। धरातलीय जल की बात करें तो धरातलीय जल जो वर्षण द्वारा नदियों, झील और नालों से प्राप्त होता है, धरातलीय जल कहलाता है। वर्षा भारत में प्रतिवर्ष औसतन 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वर्षण से भारत को 4000 घन किमी जल प्राप्त होता है। धरातलीय जल की बात करें तो धरातलीय जल संसाधन का लगभग 46% नदियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है और भारतीय नदियों में कुल जल का 60% हिमालय नदियों में तथा 16% मध्य भारत की नदियों नर्मदा, ताप्ती और महानदी व शेष 24% भाग दक्षिण भारत की नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में प्रवाहित होता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद में धरातलीय जल का उपयोग यदि देखें तो धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग 89% कृषि कार्यों में, 9% घरेलू कार्यों में और 2% औद्योगिक कार्यों में होता है, जो नदियों, झीलों, तालाबों और नहर द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि भूमिगत जल संसाधन की, तो भारत में वर्षा से प्राप्त कुल 4000 घन किमी जल में से केवल 790 घन किमी जल ही भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें से 430 किमी जल ही कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। शेष 360 घन किमी जल धरातल के नीचे चट्टानों में एकत्रित हो जाता है, जिसे कुएं व नलकूप खोदकर प्राप्त किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार भूमिगत जल रंध्र युक्त कोमल चट्टानों में होने के कारण इस क्षेत्र में कुएं एवं नलकूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद में भूमिगत जल का उपयोग किस रूप में करें, तो भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग है, यानी 92% कृषि कार्यों में, 3% घरेलू कार्यों एवं 5% औद्योगिक कार्यों में होता है। उसके बाद में बात करते हैं सिंचाई व सिंचाई के साधनों की। तो कृत्रिम रूप से फसलों में
जलापूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। भारत में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तितता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए शुष्क ऋतु में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। संभावित जल समस्याएं, यदि इनके बारे में देखें तो पहली है कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती है और उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता रहा और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। उसके बाद हम बात करें कि जल के गुणों का ह्रास कैसे हुआ, उसमें कमी कैसे आई। तो देखिए, जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। भौम जल को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें, आगे आता है जल प्रबंधन और जल संरक्षण। जल प्रबंधन और जल संरक्षण, इनकी यदि हम बात करें तो देखिए, अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण का निवारण कैसे हो। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसी के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किए गए आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जैव और जीवाणु सदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियों में अहमदाबाद में साबरमती, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा शामिल है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड व नाइट्रेट्स के सहकेंद्रण के कारण होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल संरक्षण अधिनियम 1974 के सीमित प्रभाव हुए जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों में के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और जन भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग में लाना। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग अन्य दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे
शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इसके बाद में इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित मात्रा में किया जा रहा है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। जल संभर प्रबंधन, इसकी बात करें तो जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनर्उत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। यह परियोजना जन सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। राजस्थान के अलवर में अखारी पानी संसद और आंध्र प्रदेश में नीरू कार्यक्रम द्वारा जन सहयोग से जल संग्रहण किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रह की यदि हम बात करें तो वर्षा जल संग्रह में देखें तो वर्षा जल संग्रह विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है और फ्लोराइड व नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करने के भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है और मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। खनिज संसाधनों की बात करें तो खनिज वे अजैव पदार्थ जिन्हें भूगर्भ से खोदकर प्राप्त किया जाता है, जिसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। खनिज सामान्यतः धरातल पर अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। खदानों से निकाले गए अशोधित यानी कच्चा खनिज अयस्क कहलाता है। चट्टानें खनिजों से बनी होती है, जबकि खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। विश्व में 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में 125 प्रकार के खनिजों का खनन किया गया जाता है और खनिजों की आत्मनिर्भरता में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम और भारत द्वितीय एवं रूस तृतीय स्थान पर है। भारत में खनिजों का वितरण यदि देखें तो खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन संपन्न देशों में की जाती है, लेकिन भारत में खनिजों का वितरण असमान रूप से है। भारत के खनिज मुख्य 6 मेखला यानी बेल्ट में बांटे गए हैं, जो छोटा नागपुर क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। यह क्षेत्र भारतीय खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में कोयला, लोहा,
मैग्नीज, अब्रक, तांबा, बॉक्साइट आदि बहुतायत में मिलते हैं। इस क्षेत्र में भारत के कुल लौह अयस्क का 93% तथा कोयला का 84% प्राप्त होता है। मध्य क्षेत्र ये भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र तक है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो दक्षिणी मेखला, देखिए इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र शामिल है। यहाँ सोना, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में नवेली के लिग्नाइट को छोड़कर कोयला, तांबा एवं अब्रक की उपलब्धता नगण्य है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल मेखला की। इस क्षेत्र में मोनाजाइट, सिलिकॉन, जिरकॉन, गार्नेट, चिकनी मिट्टी आदि खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की और इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का अरावली क्षेत्र तथा गुजरात के भाग आते हैं। इसे यूरेनियम, अब्रक तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ सामान्यतः अलोह खनिजे जिनमें मुख्य रूप से तांबा, सीसा, जस्ता आदि को शामिल किया जाता है, ये सारे इसमें मिलते हैं। उसके बाद में बात आती है हिमालय मेखला की। तो इस क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि खनिज पाए जाते हैं। और उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण किस रूप में है। देखिए खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा आपका ऊर्जा या ईंधन खनिज। धात्विक खनिज की बात करें तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को भी लोहे अंश की मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक लोहे खनिज, इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है और उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल आदि। उसके बाद में दूसरा अलोह खनिज, जिन खनिजों में लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तांबा, सीसा आदि, जस्ता, चांदी, सोना, बॉक्साइट आदि अनेक है। उसके बाद में यदि हम देखें तो अधात्विक खनिज जो आता है वो है आपका वे खनिज जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें अब्रक, जिप्सम, राक फास्फेट, हीरा, नमक, पोटास आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऊर्जा या ईंधन खनिज, जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद में लोहा अयस्क की बात करते हैं तो लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ तथा औद्योगिक विकास की आधारशिला कहलाता है। लोहा के अत्यधिक उपयोग के कारण वर्तमान युग को लोहा इस्पात युग कहा जाता है। लोहे की कच्ची धातु लोहा अयस्क कहलाती है। लोहे अशुद्ध अवस्था में मिलता है जिसे धमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। साफ किए हुए लोहे की ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें मैग्नीज, टंगस्टन और निकल मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। भारत में हेमेटाइट प्रकार का लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका आता है अगला बिंदु लोहे अयस्क के प्रकार। लोहे अयस्क को लोहे की मात्रा के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है मैग्नेटाइट। इसमें लोहे की मात्रा 72% होती है। यह सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है जो आग्नेय शिलाओं में पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण होने के कारण इसे मैग्नेटाइट अयस्क कहा जाता है। भारत में कर्नाटक के धारवाड़ तथा कुडपा तंत्र यानी आंध्र प्रदेश के वेलारी जिला में तथा तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में मैग्नेटाइट लोहा पाया
जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें हेमेटाइट की, तो इसमें लोहे की मात्रा 60% से 70% तक होती है। इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। हेमेटाइट यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रक्त होता है, अतः इसका रंग लाल होता है। यह प्राय धारवाड़ क्रम के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसके कारण इसका खनन आसान होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लोहे अयस्क ही पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें आगे, तो अगला बिंदु आपका आता है लिमोनाइट। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक होती है। इसका रंग पीला होता है। इसे जल योजित लोहे का अयस्क भी कहते हैं। यह रानीगंज कोयला क्षेत्र की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अगला आता है सीडेराइट। यह सबसे निम्न कोटि का लोहे अयस्क है, जिसमें लोहे की मात्रा 10 से 40% तक होती है। इसका रंग राख के समान होता है। यह तीव्र धार वाली वस्तुएं बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। भारत में लोह अयस्क की प्राप्ति। भारत में लोह अयस्क की प्राप्ति के बारे में यदि हम बात करें, तो आपका आता है कर्नाटक। यह भारत के लोह अयस्क उत्पादन का 25% उत्पादन करता है और प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक प्रमुख लोह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों में केम्मनगुडी, बाबा बुदन की पहाड़ी, बेल्लारी, धारवाड़ आदि प्रमुख हैं। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कर्नाटक से प्राप्त होने वाली लोह अयस्क का मैंगलोर बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है। उसके बाद में बात आती है उड़ीसा की, तो 22% लोह अयस्क के उत्पादन के साथ उड़ीसा भारत में दूसरे स्थान पर है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र मयूरभंज, बादाम पहाड़, सुंदरगढ़ आदि है, जहाँ से लोहा अयस्क बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला इस्पात उद्योग को भेजा जाता है। मयूरभंज की बात करें तो उड़ीसा से सिंह भूमि झारखंड तक का क्षेत्र भारत में लोह पट्टी यानी आयरन बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में जबकि झारिया रानीगंज से रामगढ़ तक का क्षेत्र कोयला पट्टी के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ देश के 20% लोहे अयस्क उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रमुख खनन क्षेत्रों में बस्तर जिले का बेल्लाडीला स्थान जो है वो प्रमुख है। उसके बाद हम बात करते हैं तथा दुर्ग जिले का दल्ली राजहरा क्षेत्र प्रसिद्ध है। बेल्लाडीला खान देश की सबसे बड़ी यंत्रीकरण लोहे अयस्क खान है। छत्तीसगढ़ से प्राप्त होने वाले लोहे का विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। गोवा देखें तो देश के 18% लोहे अयस्क उत्पादन के साथ गोवा चौथे स्थान पर है। प्रमुख खनिज क्षेत्रों में मिर्ना, अदोल व कुडनम है। लोहे को साफ करके मार्मोगांव बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की, तो प्रमुख खनन क्षेत्रों में सिंह भूमि, नोवामंडी व हजारीबाग प्रमुख है। भारत में लोहे का सबसे पहले खनन सिंह भूमि से 1904 में शुरू हुआ था। नोवामुंडी एशिया में लोहे की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। झारखंड कोयला भंडारों यानी 27% की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। अन्य प्रमुख लोहे अयस्क खनन उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि प्रमुख है। लोहे का उत्पादन देखें, उत्पादन एवं व्यापार, तो भारत में लोह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में निर्यात के लिए लोहे अयस्क उड़ीसा, कर्नाटक एवं गोवा से निकाला जाता है। ज्यादातर लोह अयस्क का निर्यात मार्मोगांव, विशाखापट्टनम, पारादीप तथा मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। लोह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात मार्मोगांव बंदरगाह से किया जाता है। जापान भारत के लोह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो देश के निर्यात का 80% आयात करता है। तांबा अधिक तन्य, ठोस तथा विद्युत का उत्तम चालक होता है।
तांबे का उपयोग तार, विद्युत उपकरण व बर्तन बनाने में होता है। तांबे के मिश्रण से अनेक मिश्रण धातु मिश्रण धातु बनाई जाती है, जैसे पीतल तांबा प्लस एल्यूमिनियम से, कांसा तांबा प्लस रंगा से, और जर्मन सिल्वर तांबा प्लस निकल से, और रोड गोल्ड तांबा प्लस सोना से। एलॉय धातु में एल्यूमिनियम के बाद तांबा सर्वाधिक उपयोग आने वाला दूसरा प्रमुख खनिज है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, भारत में तांबे का वितरण किस रूप में है। तो भारत के 57% तांबे का उत्पादन कर है वो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश के मल जखंड बालाघाट जिले में तथा तारेगांव तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान को देखें तो राजस्थान में तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा राज्य है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंगाना तथा अलवर जिले में खो दरीबा प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। खेतड़ी में तांबे का खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता था। वर्तमान यहाँ तांबा खनन नहीं होता। उसके बाद में झारखंड आता है तो शिवभूमि, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में तांबा खनन का कार्य इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा 1924 में किया जा रहा है। उसके बाद में बात आती है बॉक्साइट की, तो एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट एल्यूमिनियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। एल्यूमिनियम एक बहुउपयोगी, हल्की, लचीली, मुलायम और श्रेष्ठ विद्युत चालक है। इसका उपयोग बिजली के तार, प्रक्षेपास्त्र, वायुयान, घरेलू बर्तन आदि बनाने में होता है। उसके बाद में बात करते हैं, अगले बिंदु में देखते हैं एल्यूमिनियम के प्राप्ति क्षेत्र कौन से हैं। तो उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। कालाहांडी प्रसिद्ध बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद में झारखंड भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 12% के साथ द्वितीय स्थान पर है। उसके बाद में पलामू, लोहारदगा तथा गिरिडीह प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। भारत में 62% बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा एवं झारखंड से ही प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का जामनगर, भावनगर, पोरबंदर मुख्य बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में भारत के सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर उत्तम कोटि के बॉक्साइट के भंडार हैं। सरगुजा तथा कोरबा प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा में बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है, जो एल्यूमिनियम के खनन व विकास संबंधी कार्य करता है। उसके बाद में आती है अब्रक भारत में विश्व का 80% अब्रक निकाला जाता है और अब्रक उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। अब्रक विद्युत रोधी, उच्च वोल्टेज सहन क्षमता होने के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। उसके बाद में भारत में अब्रक के प्राप्ति स्थानों को देखें तो आंध्र प्रदेश देश के कुल अब्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का 70% उत्पादन के साथ प्रथम स्थान है। विशाखापट्टनम व कृष्णा जिला प्रमुख अब्रक उत्पादक क्षेत्र है। नेलोर की अब्रक गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात राजस्थान देश के कुल अब्रक उत्पादन में 6% योगदान के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर राज्य के मुख्य अब्रक उत्पादक जिले हैं। झारखंड तथा बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। हजारीबाग, कोडरमा, संताल प्रमुख अब्रक उत्पादक क्षेत्र है, जहां लाल रंग का उत्तम किस्म का अब्रक निकाला जाता है, जिसे बंगाल का मणिक कहा जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भंवरलाल मीणा, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी मिले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।